एल्केन चैप्टर में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की वो क्या क्या थी? वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, कुरियॉक्स, मेन तो ये हो गया। एल्काइल हैलाइड की सोडियम से की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हायर एल्केन में क्या वुड्स, जिंक से कर दी फ्रैंकलाइन, और एल्काइल हैलाइड की लिथियम और कॉपर आयोडाइड से करके एक और एल्काइल हैलाइड से कर देते हैं तो कुरियॉक्स। डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड भी सोडा लाइम से करेंगे, एल्केन बनेगा, एक कार्बन कम था। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे और उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्केन ऑक्टेट एनोड होंगे। और इसमें भी इवन मेंबर के लिए बेटर मेंबर मेथड है, ऑड या अनसिमेट्रिक के लिए बेटर मेथड नहीं है क्योंकि इसमें भी डबल होता है बाद में, जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम करके डबल करना पड़ता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बड़ा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन बने, डन। ऐसे ही हमने पढ़ा था, इसके अलावा रिडक्शन करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ्रेशनर रिडक्शन या रेड फास्फोरस एटाइल रिडक्शन, तो एल्केन बनते हैं। फुल क्लियर है सारे एल्केन बनाने के तरीके। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, C1 से लेके C4 तक गैसेस हैं, यानी मीथेन टू ब्यूटेन, ये सारे गैसेस, ठीक है। और ब्यूटेन के आगे के मेंबर हमारे या तो लिक्विड हैं या फिर सॉलिड। तो C1 से 4 तक गैसेस, C5 से नियरली C16 C17 तक लिक्विड है, ठीक है, और C17 एंड अबव आर सॉलिड, ठीक है। क्लियर है बेटा? शुरू में गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड, ऐसा क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ते हैं, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से गैस लिक्विड में चेंज होके और लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, अब हमें यहाँ दो मेन पॉइंट पढ़ने हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा, एक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट और एक का नाम है मेल्टिंग पॉइंट। पहले बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है बेटा। जैसे हमने यहाँ कहा कि C1 से लेके 17 के आगे तक जाते समय पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड क्यों है, तो उसका आंसर क्या बताया कि वंडर वॉल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वंडर वॉल फोर्स बढ़ते हैं, ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी पॉइंट है। वे विद राइज इन सीरीज, विद राइज इन सीरीज क्या मतलब है? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, विद राइज इन सीरीज van der Waals forces increases, therefore boiling point increases। जैसे जैसे सीरीज में आगे जाएंगे van der Waals फोर्स बढ़ेगा, उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। समझ में आया? यानी ये है मीथेन, और मीथेन के बाद ये है इथेन, इथेन के बाद ये है प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद ये है ब्यूटेन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बढ़ेगा, मीथेन का कम और ब्यूटेन का ज्यादा। आई होप तो क्लियर है क्यों बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्योंकि वंडर वॉल फोर्स बढ़ रहे हैं। अब इसी में एक पॉइंट और है कि अगर आइसोमेरिक एल्केन आ जाए तो ब्रांचिंग के साथ क्या होगा? ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया? इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन, आइसोमेरिक एल्केन यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। आइसोमेरिक एल्केन में ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्या मतलब है बच्चों इसका? जैसे ये मैंने ना 5 कार्बन का एल्केन बनाया, आई होप तो आपको याद हो 5 कार्बन में क्लास 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, स्ट्रेट चेन कहलाता था नॉर्मल एल्केन। और अगर एक कार्बन यहाँ मिथाइल ऐसे आ जाए तो ये कहलाता था आइसो ग्रुप, ये हो गया आइसो एल्केन। और अगर एक कार्बन आ जाए ऐसे तो ये कहलाता था नियो एल्केन, जिसमें 4 डिग्री कार्बन होता था वो नियो एल्केन। तो ये एन एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन। ऑब्वियसली एन पेंटेन, आइसो पेंटेन एंड नियो पेंटेन। यहाँ हर जगह क्या लगा है? पेंटेन लगा है। N-pentane, isopentane and neopentane। बताओ बच्चा कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या कहना है हमें? बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या कहना है? N-pentane का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आइसो का कम और नियो का और कम। बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो जाएगा? वेरी गुड, क्योंकि वंडर वॉल फोर्सेस कम हो जाएंगे।
तो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होते ही वंडर वॉल फोर्स भी कम हो जाते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वो क्लियर है? सर कहना कि यस, तो ये हो गया भैया नॉर्मल आइसो और ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट थोड़ा सा अलग है, इट इज टर्म्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। देखिए बेटा हेडिंग मेल्टिंग पॉइंट। विद राइज सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। विद राइज इन सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बट ठीक है, सीरीज में तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट है इसमें अलग, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑड मेंबर, सॉरी कह लो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन मेंबर्स आर मोर देन नेक्स्ट ऑड मेंबर्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन मेंबर्स आर मोर देन नेक्स्ट ऑड मेंबर्स। बच्चों क्या पॉइंट आया आपने समझिए? With rise in series, melting point increases, but the melting point of even members are more than next odd members. आया समझ में? नहीं आया? ये कहा गया है, let's suppose melting point solid और liquid के लिए usually होता है, जब मैंने C14, C15, C16, C17 और C18 की बात कर रहे हैं, 14 से 18, तो 14 का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी देर के लिए कैसी वैल्यू ले रहा हूं, 120 है, मान लो 120, whatever the unit degree centigrade or whatever, तो 16 का 140 होगा और 18 का 160 होगा, यानी बढ़े, इतना स्मूथली नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। इज इट क्लियर? अब हम बात करें 15 का कितना है, तो 15 का होगा 170, यानी इस इवन का अगले ऑड से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ऐसे इसका 140 है तो इसका 136, 135 कुछ ऐसा होगा, यानी ये इससे तो ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? इससे तो ज्यादा होगा लेकिन पिछले वाले इवन से थोड़ा सा कम। पॉइंट क्लियर? मतलब क्या है, ये देखो, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है समवॉट, ये फिर ये फिर ये। इज इट क्लियर क्या कहने चाह रहे हैं? ये रहा C16 है ना, और ये रहा C17, फिर C18, C9। क्लियर? तो अब पढ़ के देखो, अब लाइन समझ में आई कि मेल्टिंग पॉइंट सीरीज में बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन हर इवन मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट अगले ऑड से ज्यादा। अच्छा पॉइंट क्या है, ऐसा क्यों हुआ, अगले इवन या इवन मेंबर का ज्यादा क्यों हुआ? ठीक है, तो उन्होंने रीजन निकालना था भाई, ये तो प्रैक्टिकली निकल आया ना, ये ज्यादा है ये कम है, अब इन्हें चाहिए भाई ऐसा क्यों हुआ, ये ज्यादा क्यों हुआ, तो उन्होंने देखा मेल्टिंग पॉइंट एक और चीज पे डिपेंड करता है जिसका नाम है पैकिंग। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, आधे से ज्यादा एक वर्ड तो जानते हो ना, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड पिघल जाए, लिक्विड बन जाए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। 12th में जैसे आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई जाएगी, वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का बराबर होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ये 12th में पढ़ाएंगे। फिलहाल अब अगर आप सोच के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, सॉलिड जो होता है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, एक रेगुलर फिक्स अरेंजमेंट या पैटर्न होता है, तो जिसमें जितना ये अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है उसमें हम कहते हैं पैकिंग उसकी स्ट्रॉन्ग। इज इट क्लियर? पैकिंग वर्ड समझ में आता है ना, चीजों को इकट्ठा करके रखना, उसको पैक करके रखना इज पैकिंग। और जब हम पैक करके रखते हैं तो स्पेशल पैकिंग आएगी, सिंपल सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब, हेक्सागन क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये 12th में आप पढ़ोगे। फिलहाल पैकिंग एक वर्ड है, और सॉलिड स्टेट के लिए क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ डिपेंड करता था वंडर वॉल फोर्स और किसी पे,
मेल्टिंग पॉइंट वंडरवॉल फोर्स के साथ साथ एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, अरेंजमेंट कैसा है, पैकिंग कैसी, और जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। मोर द सिमेट्री मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा। ठीक है, लिखने पॉइंट करके, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे डिपेंड करेगा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग। More the symmetry, more will be the melting point. More the symmetry, more will be the melting point. Melting point symmetry पे depend करता है। More the symmetry, more will be the melting point. जिसकी सिमेट्री ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। बेटा ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पहले तो ये रहा 1 2 देखो 1 2 3 4। क्या आपको ये समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? शायद एक आध पिक्चर काउंट कर पाया। पहले में मैंने दिखाए हैं 4 कार्बन, दूसरे मैंने दिखाए हैं 5 कार्बन, यानी ऑड नंबर और इवन नंबर। पहले में दोनों एंड्स ओपन एंड्स अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, जबकि यहाँ दोनों अपोजिट एंड्स सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये रीजन बना दिया गया स्टेबिलिटी का। क्या आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लोहेक्सेन की दो फॉर्म है, चेयर और बोर्ड, और कहा था चेयर मोर स्टेबल है। बिल्कुल वही चीज यहाँ लगाई। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। जब दोनों चीजें एक दूसरे से दूर दूर होती हैं तो हम कह रहे हैं रिपल्शन कम होता है। एक तरीका याद। दूसरा तरीका याद करने का, शायद आपको याद आए, आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी। बेटा कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टाइप क्या थे? हाँ, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल थी, ज्योमेट्रिकल के टाइप थे ना। सबको याद आता है? नहीं याद आया? ज्योमेट्रिकल में एक था सिस और दूसरा था ट्रांस। याद आया थोड़ा बहुत? सिस और ट्रांस में अधिकतर चीजें सिस की ज्यादा थी, जैसे हाँ, और ट्रांस का सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी ज्यादा थी। तो अगर आपको दिख गया हो या आपको थोड़ा बहुत याद आया हो तो ये था ट्रांस, जब दोनों ग्रुप डायगोनली, और जब दोनों ग्रुप सेम साइड थे तो सिस। तो ये सिस जैसा है और ये ट्रांस, और स्टेबल कौन सा है? ट्रांस वाला। तो वैसे ही याद रखना है, ये ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? ट्रांस का ज्यादा। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? ट्रांस की ज्यादा। ऐसे ही इवन मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट अगले ऑड मेंबर से ज्यादा। कोरिलेशन करके याद करा रहा हूं। इज इट क्लियर? बाकी ये दोनों डायग्राम बुक में भी दे रखे हैं, मैं तो आपको और ज्यादा कोरिलेट करके बता रहा हूं कि आप साइक्लोहेक्सेन से भी ध्यान कर लो कि मेल्टिंग पॉइंट चेयर का ज्यादा था बोर्ड से। सिस और ट्रांस से ध्यान करो कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल थी, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा था। सिमिलरली यहाँ ये जो है that has even member has more melting point than, ठीक है, क्लियर? चलिए अगला पॉइंट इसमें क्या आ गया जो अभी आपने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट में, और क्या आ गया? एक तो आपका आ गया इवन मेंबर हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑड। फिर अगला क्या आया? सिमेट्रिकल हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। बेटा ये मैंने लिखा है नॉर्मल पेंटेन, फिर ये लिखा है आइसोपेंटेन, और फिर ये लिखा है नियोपेंटेन। तो बच्चा बताएगा इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? वेरी गुड, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है तो मेंटेन। लेकिन किसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है? तो सिमेट्री का। ठीक है, लिख लो जल्दी से। which has more boiling point and melting point respectively, which has more boiling point and melting point respectively, ठीक है, which has more boiling point and melting point respectively। और ये तीन ऑप्शन है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन। डन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट के लिए नॉर्मल पेंटेन और मेल्टिंग पॉइंट के लिए नियोपेंटेन रेस्पेक्टिवली में आंसर देना है। पहले आप नॉर्मल पेंटेन कहेंगे फिर नियोपेंटेन। डन? क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारा एल्केन फिनिश पे आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा एल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट था
था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का वो भी होता है। अब हम एल्केन की केमिकल पे आते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम होगा पहले दिन ही लिखा होगा एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, और वहां लिखा होगा ड्यू टू देयर लो रिएक्टिव। तो ये ज्यादा तो नाटक करेंगे नहीं, ज्यादा रिएक्शन शो करेंगे नहीं, थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी है, किसकी वजह से या कैसे होती है बेटा, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, हाईली नॉन पोलर बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कार्बन कार्बन का चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन का हो। इसलिए एल्केन की सारी रिएक्शन या तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है या सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो हाई टेम्परेचर या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और ये वाले बॉन्ड जब टूटते हैं तो फ्री रेडिकल बनते हैं, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है। ये सभी को मालूम है, एल्केन सैचुरेटेड है, सारे बॉन्ड स्टेबल हैं, कोई बॉन्ड टूटेगा, कोई एक चीज हटेगी, दूसरी आगे जुड़ेगी, हटना जुड़ना सब्स्टिट्यूशन होता है। तो एल्केन कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए अवॉइड करके, एल्केन्स मेनली अंडरगोज ये एग्जांपल है, एल्केन मेनली अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन मेनली कौन सा सब्स्टिट्यूशन देते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्यों फ्री रेडिकल देते हैं? क्योंकि ये सैचुरेटेड है इसलिए, ठीक है। एल्केन मेनली अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, इनकी रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, reactions takes place at high temperature, इनकी रिएक्शन का तो हाई टेम्परेचर पे होती है, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर और अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट और फ्री रेडिकल जनरेटर, इनकी रिएक्शन फ्री रेडिकल जनरेटर की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस हाई टेम्परेचर और अल्ट्रावायलेट लाइट और फ्री रेडिकल जनरेटर। बेटा कौन से फ्री रेडिकल जनरेटर सुना है कोई? जैसे परऑक्साइड्स होते हैं, टेट्राइथाइल लेड होता है, इनको कहते हैं फ्री रेडिकल जनरेटर। ये हमेशा किसी रिएक्शन में डालो फ्री रेडिकल बना देते हैं तुरंत, तो ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल, जो जनरेट करने वाले फ्री रेडिकल जनरेटर, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इज, कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है? आंसर है इसका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन है 3 to 1, 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। Reactivity order of hydrogen is 3 degree, 2 degree, 1 degree. ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब मालूम है ना कि वो कार्बन जो 3 डिग्री कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है वो पहले हटती है, वो जल्दी रिएक्ट करती है, फिर 2 डिग्री फिर 1, ठीक। एल्केन में कहने के 5 रिएक्शन हैं, ठीक है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एरोमेटाइजेशन और आइसोमेराइजेशन, गिनती की 5 रिएक्शन है जो आपको यहाँ पढ़नी, लेकिन 5 में से फोकस एक ही रिएक्शन पे ज्यादा है, हेलोजिनेशन। हेडिंग डाल दीजिए हेलोजिनेशन। 5 में 4 रिएक्शन तो 1 मिनट की है, मतलब 1 मिनट में वो चारों हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा फोकस करिएगा हेलोजिनेशन पे। केमिकल प्रॉपर्टी में पहली केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन डन। व्हाट इज हेलोजिनेशन? नाम से क्लियर? वेरी गुड। एल्केन की रिएक्शन करते हैं हम हेलोजन से सनलाइट या हाई टेम्परेचर पे, तो हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड और हेलोजन एसिड बनता है। लेकिन वही है ना, आप ये सिंबल रटेंगे, आप लैंग्वेज याद, लैंग्वेज क्या आ गया बेटा? लैंग्वेज क्या आ गया? व्हेन alkenes are reacted with halogen and at high temperature, yeah, sunlight at high temperature, then halogen derivatives, haloalkanes कह लो या halogen derivatives of alkenes, जिसे एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स आर obtained, ठीक है, when alkanes are reacted with halogen
and at high temperature, ठीक है, at high temperature, then halogen derivative of alkane or alkyl halides are obtained. ठीक है, done. When alkanes are reacted with halogen at high temperature, then halogen derivatives are obtained. ठीक है, तो लिख दिया, डन। अब बेटा ये लाइन रिप्रेजेंटेशन है, RH एल्केन होता है और X2 हेलोजन है, और इसके बाद ये बन गया RH और साथ में HX। ठीक है, ये डन। अब इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं बेटा। मान लीजिए एल्केन का नाम है मीथेन, मीथेन की रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन और एरो पे लगा है सनलाइट, तो क्या बनेगा, ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड और X। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब होता क्या है, ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं। एक्चुअली में अगर हाइड्रोजन एक्सिस में है तो ये इसे भी छोड़ेगी, इसमें फिर अटैक करेगी, क्लोरीन एंड सनलाइट फिर अटैक करेगा और ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम था मिथाइल और इसका कॉमन नाम है मिथाइल क्लोराइड, और ये फिर रिएक्ट करेगा क्लोरीन एंड सनलाइट से, ये बनेगा क्लोरोफॉर्म, और बेटा ये क्लोरोफॉर्म फिर रिएक्ट करेगा, आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, ये फिर रिएक्ट करेगा क्लोरीन एंड सनलाइट से और CCl4 बन जाएगा। यानी अगर हेलोजन एक्सिस पे हुई तो CCl4 बनेगा, और अगर मीथेन एक्सिस में हुई तो इज इट क्लियर? लिख लिया आपने पहली इक्वेशन? पहले तो RH से लिखी थी, फिर CH4 से लिखिए, सारी रिएक्शन है तो सनलाइट की प्रेजेंस की। आप अभी भी इसका मतलब नहीं समझे, एक प्रैक्टिकल सोच के देखो, तब आपको समझ आएगा क्या है क्या है। प्रैक्टिकली सोचो, ये तो गैस मानो ना, अब लिक्विड मान, एक बीकर में लिक्विड रखा, आपने क्लोरीन डाल दी सूखा लिक्विड, और आपने वो बर्नर के ऊपर रख के या कहीं हीट कर, मतलब हाई टेम्परेचर ला रहे हैं। सनलाइट का मतलब यही होता है, धूप में ले आके रखना। ठीक है, सनलाइट का मतलब होता है हाई इंटेंसिटी की लाइट देना, तो सन रेज में होती है कंसंट्रेट करके देना, तो हाई टेम्परेचर में ये। अब ये जब बन जाएगा तो उसे कोई रोक थोड़ी जा रहा, रुक जा आगे रिएक्ट करिए भाई, लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल है, वो आगे क्लोरीन वहां बची हुई है, तो क्लोरीन अवेलेबल है, कंडीशन तो वही है, उसी समय बीकर के अंदर रिएक्शन चल रही है, तो बस होती जाएगी ये बन जाए। समझ में आ रहा? मेरे कहने का मतलब कई बार होता है ना, कुछ प्रोडक्ट बहुत स्टेबल होते हैं, तो वहां तो हम कहते हैं स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, जो उठा के अलग कर दिया। अब हमारी इच्छा आगे रिएक्शन कराएं या ना कराएं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिन कंडीशन में ये हुआ उसी कंडीशन में आगे काम होता जाएगा। तो अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में ली है तो भैया सारे हाइड्रोजन हटो एक एक करके, और अगर आपने क्लोरीन लिमिटेड ली है एक्सेस में लिया है तो ये प्रोडक्ट बन गया। बोलो क्लियर? फिर वही लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है यार, ठीक है, कौन एक्सेस में वैसे वो लिमिटिंग का कंसेप्ट लगाइए वही करिए। ठीक है, मतलब लिमिटिंग का कंसेप्ट मालूम है ना आपको क्या है? जैसे मान लो आपके यहाँ लेट्स सपोज 10 गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, और आपने उनके लिए कोल्ड ड्रिंक रखी, ठीक है, वो आपको थम्स अप की छोटी छोटी बोतल ली होगी, या चलो पानी की छोटी छोटी बोतल रखी है, ठीक है। अब 10 गेस्ट, तो दो पार्टनर 10 पहले पानी की बोतल रखी है, डन। अब आपने वो बॉटल भी रखी और पानी और एक ऑर्डिनरी टूटी खोल के पीलो वाला भी रखो, बड़ा वाला कंटेनर भी रखो। तो यूजुअली गेस्ट आते हैं वो भले घर पे डब्बे से ही पानी पी रहे, लेकिन तुम्हारे यहाँ आके वो बॉटल से पी, इज इट क्लियर? तो तुमने 10 गेस्ट बुलाए और पानी की बोतलें भी वहां रखी है 10, खाली 10 ही, तुम भी कम थोड़ी बड़े वाले। तो क्या होगा, हर आदमी को जैसे पर्ची दे देंगे, एक बोतल ले ली, पर्ची दे, एक बोतल या हो सकता है तुम उसको एक बोतल दे दे, टीका भी लगा दो, दोबारा आए। तो हर आदमी को एक एक बोतल मिल गई,
बात करो क्लियर। लेकिन लेट सपोज पानी की बोतल तुम्हारे पास एक्सेस में, तुम पे हजारों बोतल, अब क्या होगा? क्या अब हर आदमी एक एक बॉटल ही पिए रहा होगा? अब क्या होगा? जिसे जितनी पानी पीना है उतना पानी पिएगा, व्हाटएवर, वो बोतलें चार। अब पानी को रिप्लेस कर दो कुछ और ड्रिंक। एग्जाम्पल सेम है, ड्रिंक चेंज कर दिया, समझ में आ गया ना? बहुत बन गया था तुम्हारा। ये कितनी जल्दी देखो, तुरंत समझ गया ये कोल्ड ड्रिंक की बात है ना? जहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो कई लोग ऐसे होंगे जब देखेंगे इतना एक्सीडेंट चल रहा है तो भैया वो वहीं पे ही आराम कर लेंगे, है ना? समझ में आया? आसपास में नाली वाली देख के वो कहें तो आप यहीं करके चलो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। बता रहा हूँ पूरी करके। डन। अब क्या हुआ? क्या इधर थोड़ा, ठीक है? अच्छा, पेश किया जाए। ये बात तो गहरे से अब पढ़ना अब नहीं पढ़ेंगे, तुमने ऐसी बात कर दी, अब पढ़ेंगे। चलिए लौट के आइए बेटा। ये रिएक्शन एक्चुअली 3 स्टेप में चलती, तो हम इसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। कौन से 3 स्टेप में चलती, मतलब ये रिएक्शन शुरू कैसे हुई, क्या है? तो इसके लिए उन्होंने कहा ये चेन मैकेनिज्म से चलती। चेन समझते हो? चेन मैकेनिज्म समझते हो? व्हाट इज चेन? जब भी एक चीज दूसरी चीज से जुड़ती जाए और आगे चलती जाए, दैट इज चेन। आपने अपनी साइकिल की चेन, अगर साइकिल कभी चलाई है और चेन में तोड़ के देखी है तो आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे पार्ट से जुड़ी हुई, छोटे छोटे पार्ट से जो जुड़ के वो पूरी कंप्लीट सर्कुलर होती है, उसे आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। दैट इज अ चेन। चेन का मतलब क्लियर हुआ? यूजुअली स्कूलों में कहा जाता है ना, ये चेन बना लो, लाइन बना लो, चेन बना के करो, समथिंग। चेन का मतलब क्लियर। और सिंपल एक्सपेरिमेंट से देखते हैं अभी कि लेट्स सपोज आप किसी के घर में चले गए, ठीक है? और आपने उनसे पूछ लिया हमें छत पे जाने रास्ता कहाँ है? डन। लेट्स सपोज और ओ यू मीन अपस्टेयर्स। बोले यार बेइज्जती कर दी इसने तो, है जब बेइज्जती है, ठीक है? तो यस 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 अपस्टेयर्स। बोले यार हमें पता ही नहीं था अपस्टेयर्स। तो फिर आइए चलते इस रास्ते से छत पे चले। क्या आप भी पहुंच गए, आपका मित्र भी पहुंच गया, वॉट अंग्रेज। अब आपने कहा अब नहीं, आपको हिंदी मतलब ही नहीं होता, इससे पूछूंगा भी नहीं, ठीक है? तो आप बड़ी देर पूछते रहे, आपको हिंदी याद ही नहीं आ रही, आपसे इसका उल्टा क्या? फिर आपने कहा हो ना हो, ये तो अपस्टेयर्स, इस लोग वो जो डाउन स्टेयर्स है कहीं और होंगे, है ना? आप ढूंढ रहे हो इधर 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 तक, किसी ने छत पे फिर आपने कहा यार पूछना हो ना हो, ये शेड बना हुआ है, स्लोप नहीं होगा, किसी के कहीं नीचे होगा। तो आपने इस अंग्रेज को आगे खड़ा किया, हल्का पुश कर, है ना भाई, इसका घर है, ये अपने आप है, ये अपने आप ढूंढ लेगा डाउन स्टेयर। बोले मैं तो पूछूंगा नहीं, अंग्रेज झाड़ेगा तो कहता तुम्हें इसकी अकल नहीं है, अप स्टेयर यही है, डाउन स्टेयर ढूंढ लो। इनने ऐसे धक्का मार दिया, इज इट क्लियर? और धक्का मार दिया तो ये यहाँ से चलता चलता चलता, ठीक है? नथिंग पकड़ का, एनी डाउट? कोई समझ में आया? बेसिकली दिस इज चेन मैकेनिज्म। व्हाट इज चेन मैकेनिज्म? हमें बस एक बार शुरू करना, उसके बाद आगे चलना आगे चलना आगे चलना, फिर खत्म होना, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप होता है। दिस इज चेन मैकेनिज्म। समझ में आया? दिस इज स्टेप मैकेनिज्म। व्हाट इज स्टेप मैकेनिज्म? ठीक है, आप जिस स्टेप में जाके चाहो रुक जाओ, वापस आना आ जाओ, नहीं आना नहीं कर जाओ, दैट इज स्टेप। ठीक है? तो जब आप दोनों यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो स्टेप थे, हो सकता है उस समय उसने आपको एक आधा धक्का दिया, ठीक है? या है तो आपने का बदला निकाल, मैंने भी एक बार धक्का दिया, तूने भी एक बार धक्का दिया, मैंने भी, पर अंतर इतना है स्टेप में था, चेन में था। इस मतलब ये एनी डाउट? तो चेन समझ में आ गया? यहाँ पे चेन, अब चेन जैसे शुरू होती है उसको कहते हैं इनिशिएशन। चेन का स्टार्ट होना इज नोन एज चेन इनिशिएशन। ये शुरू कैसे हुई, ठीक है? वेरी गुड।
तो चेन शुरू कैसे हुई? ये जो हेलोजन होती है ना, हेलोजन, इसमें होता है होमोलिसिस, होमोलिटिक बॉन्ड इज होमोलिसिस ड्यू टू हाई टेंपरेचर ऑफ सनलाइट। सबसे पहले ये हेलोजन अनस्टेबल होती है, फ्री रेडिकल्स में टूटती है, इसे कहते हैं इनिशिएशन। व्हाई इट इज नोन एज इनिशिएशन? क्योंकि इससे यहां रिएक्टेंट में देखिए न्यूट्रल और प्रोडक्ट में देखिए अनस्टेबल चीज बन गई। तो पहले तो अनस्टेबल थी नहीं, अभी अनस्टेबल बने, इसलिए इनिशिएशन। इसके बाद ये अटैक करने जाते हैं जो भी एल्कीन और ये अपने आप को स्टेबल कर लेती है। आई होप तो आपको समझ में आ रहा हो कि ये स्टेबल क्यों। अरे भैया ये था तो ध्यान दो, ये था यहां पे टूटा था, तो ये जो फ्री रेडिकल में है एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने, एक इलेक्ट्रॉन। इसने मीथेन को पकड़ा और मीथेन पे इस बॉन्ड को ऐसे तोड़वाया, एक इलेक्ट्रॉन मीथेन के हाइड्रोजन का था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया इस स्टेबल। डन, ये तो रह गया। इज इट क्लियर? ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा? ये स्टेप कहलाएगा चेन प्रोपोगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोगेशन? प्रोपोगेट होना, आगे चलना, ठीक है, एक्सटेंड होना, चेन प्रोपोगेशन। जो कह रहे हैं चेन प्रोपोगेशन, एक्चुअली ये एक टाइप का फ्री रेडिकल आया, उसने अपने को तो स्टेबल किया लेकिन दूसरे को फ्री रेडिकल बना, यानी अब तुम बेटा आगे जाकर ये, तो ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा? चेन प्रोपोगेशन। लेट सपोज, अब सपोज कह रहे हैं अगर ये हो गया, अगर ये हो गया तो ये कहलाएगा फिलहाल चेन टर्मिनेशन। अगर ये हो गया तो ये टर्मिनेशन है। क्यों है टर्मिनेशन? शुरू में क्या है? फ्री रेडिकल, बाद में न्यूट्रल, यानी इसका उल्टा हो गया। इनिशिएशन में शुरू में न्यूट्रल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल से न्यूट्रल, यहां शुरू हुई थी तो यहां बात खत्म। तो ये क्या कहलाएगा? चेन टर्मिनेशन। फुल क्लियर है? हो सकता है ये फिर स्केल टू टाइप अटैक करता, फिर अपने आप को स्टेबल करके दूसरे का स्केल रेडिकल बनाता, वो फिर इस पे अटैक करके एक स्केल ले लेता और फिर CH2 Cl फ्री रेडिकल बनता, आगे चलता चलता जाता, जब तक H है तब तक रिएक्शन चल सकता और फाइनली क्या बना देता है इसका? CCl, तो वो भी चेन टर्मिनेशन हुआ। तो हर वो स्टेप जिसमें शुरू में फ्री रेडिकल हो और बाद में फ्री रेडिकल ना हो, वो टर्मिनेशन। हर वो स्टेप जिसमें शुरू में न्यूट्रल है बाद में फ्री रेडिकल है, इनिशिएशन। हर वो स्टेप जिसमें एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल बनाता है, प्रोपोगेशन का हिस्सा। बोलो क्लियर है? पूछो। हाँ जोड़ लो, तो सीधी बात है, आप CH3 वाले जोड़ते तो एक्स फ्री रेडिकल दिखाते, बात तो वही है ना, कोई एक तो दिखाते। बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? उसका एक छोटा सा रीजन है, बुक्स में लिखा है हाइड्रोजन हैज वेरी स्मॉल साइज, इट्स फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल, इट डू नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो हम वो दिखाते हैं कि जब वो एग्जिस्ट अलोन दिखता नहीं, इसलिए दिखाते नहीं, बट दिखा सकते हो आप, दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरी तो हाइपोथेसिस चलती है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बुक पढ़ोगे तो ये लिखा मिलेगा कि हम एक्स रेडिकल या इवन एक्स पॉजिटिव अकेला नहीं दिखाते, हम एक्स3O पॉजिटिव दिखाते हैं, एक्स पॉजिटिव नहीं दिखाते। इज इट क्लियर? फिलहाल वर्ड क्लियर है, ये मैकेनिज्म क्लियर है, ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। ये इंटरमीडिएट आया, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आया, तो हमें वैसे ही मालूम था फ्री रेडिकल्स आर इंटरमीडिएट। लिख लिया है, इट टेक्स प्लेस, आपने शायद पहले ही लिख लिया फ्री रेडिकल रिएक्शन, इट इज चेन मैकेनिज्म, इट हैज चेन मैकेनिज्म, chain initiation, propagation, termination step. Done? लिखिए पूरे तीनों स्टेप। अब इसकी कोई थ्योरी नहीं लिखी बच्चों, ऐसे ही लिखने चाहिए, बाकी समझना था। आई होप तो समझ में आ गया। बेटा अब बेटा इसमें इसके नोट के पॉइंट्स लिख ले रहे हैं, ठीक है? वैसे वो इतने इंपॉर्टेंट आप लोग के लेवल पे नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है इसलिए लिख ले रहे हैं, ठीक है? कौन सी हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है? ये यार एक बार हो चुका होगा,
कौन सी एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन? वैसे तो मैंने लिख भी दिया, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी है फ्लोरीन। क्लियर है? मतलब अगर हेलोजन्स रखी हैं और रिएक्ट कर रही हैं तो फ्लोरीन वाली रिएक्शन इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो एक्सप्लोसिव हो जाती है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि डायरेक्ट फ्लोरीनेशन क्या है, एक्सप्लोसिव। तो किसका रेट ज्यादा, फास्ट कौन रिएक्ट करता है, फ्लोरीन, एंड डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज इवन एक्सप्लोसिव। बोलो क्लियर है? फ्लोरीनेशन क्लियर है? दूसरा वर्ड है सेलेक्टिविटी किसकी ज्यादा है? व्हाट इज सेलेक्टिविटी? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो सेलेक्टिविटी किसकी ज्यादा है? आयोडीन। मैंने ये कराया पहले, मुझे ध्यान में करा दिया होगा, फिर भी दोबारा सुन लो, याद आया? सेलेक्टिविटी किसकी ज्यादा है? आयोडीन। ध्यान आ रहा है, मुझे करा दिया, लेकिन हो सकता है आपके बैच में ना इफेक्ट सुनते हैं, चुटकुलों से ज्यादा जल्दी याद आती है। आपने कोई भी सामान खरीदने बाजार में जा, लेट सपोज पेन ही खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, पिताजी से कहा तो माता जी से, ठीक है, याद आया? अगर पिताजी से कहा है लेट सपोज पेन खरीदना है, तो दुकान पे जाए, जो पेन पहले में लिखा है दे देंगे, लो मुझे पेन लो, लिखो 5 रुपए रेनॉल्ड, 10 रुपए कोई और ऑर्डिनरी पेन लाके दे दे, यानी जो पहले मिलेगा वो लेना। फादर इनफ मनी, पैसा बहुत, ठीक है, नो टाइम, वेरी फास्ट, एफ फॉर फादर, अब याद आया? एफ फॉर फादर, इट इज हाईली रिएक्टिव, याद आया? अभी याद आएगा, अगले सेंटेंस से याद आएगा, ठीक है। नो सेलेक्टिव, जो पहले मिला उससे रिएक्ट किया, काम कर, लौट क्या तो पेन दिया तुमने, ये तो अच्छा नहीं लगता, बोले अच्छा तो भी नहीं लगता, मैं ना ये तो अच्छा लगता, फेंक दूंगा, बोले अच्छा तो भी नहीं लगता, तो दिक्कत है नहीं। फिर और कोई तुमने कहा कि नहीं ये सस्ता है, ये है, बोले वैसे तेरे नंबर जिस लायक आ रहे हैं ना, बनता तो ये भी नहीं था, है तुझे ला के दे दिया मैंने, वैसे बनता तो ये भी नहीं था, इससे सस्ता मिला ही नहीं बेटा मुझे कोई, है नहीं। तो उनसे आर्गुमेंट करना वैसे बेकार ही होता है ना, बेवकूफ क्यों करना, वो चुपचाप लाए, तो बहुत बढ़िया चीज है, जेब में रख लो, माता जी आगे कह रहे ये लो, ये लेके आए, बोले तुम्हारी सारी पसंदें ऐसी, ठीक है, इन्हें भी थोड़ा ही चढ़ाना होगा, माता जी कहती बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। आई और मदर, याद आया नहीं? एफ फॉर फादर, आई फॉर मदर, नहीं याद आया? अबे कहां पढ़े हो, इसका मतलब नहीं पढ़ा है, ओके। आई फॉर मदर, अब याद आया? नहीं याद? अरे भाई महाराष्ट्र में पहुंचो, थोड़ी देर मुंबई में आओ, थोड़ी देर मुंबई के अंदर आओ, अब सोचो अपने आप को गोविंदा बन के आई, और याद आई? अभी नहीं आई, महाराष्ट्र में आई मदर को कहते, आई ये बात आई, अब आई मदर आई, ठीक है। आई फॉर मदर, मदर इज हाईली सेलेक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव बट हाईली, ठीक है, याद आ गया? मतलब मदर कोई सामान लेने, प्रैक्टिकल सी बात, अगर वो लेने जाओ बाई चांस कपड़ा लेने गए उनके साथ, समझ में आया? वेरी मच सेलेक्ट, ये दिखाना ये दिखाना ये दिखाना ये दिखाना, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नया स्टॉक है तब बता, है ना, उस वेरी लेस रिएक्टिव बट वेरी हाईली सेलेक्टिव, और मतलब उनका जिसे कहते हैं ना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। बाई चांस कोई चीज लेके आ, बेटा पहन के देख अच्छी लगेगी, बेटा कह रहा है नहीं ये मुझे टाइट होगा, नहीं नहीं बात नहीं मानता, पहन पहन बंदा पहन, लाला पहन, लल्ला ने पहन लिया, जैसे लल्ला ने पहनने के लिए किया आवाज आई, टेंशन नहीं लेना मैं वापस करके आ, मैं वापस कर, टेंशन, दुकान वाले में आगे कि क्या माल रखते हो यार, ये देखो खराब पीस दे दिया, घर नहीं यहाँ से सही क्या था, हम झूठ बोल, हम झूठ बोल रहे, कितने कॉन्फिडेंस से कहती ना वो आदमी कहता सॉरी मैडम मैं बदल, दैट इज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, सामान लाएंगे वापस भी कराएंगे, सामान लाएंगे वापस कराएंगे, दिस इज आयोडीनेशन। मैं चुटकुले नहीं सुना रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ यहाँ, ये सोचे कि क्या कह रहा है, अबे केमिस्ट्री में रहे क्या कह रहे हैं, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, बाकी रिवर्सिबल नहीं है, आयोडीनेशन कैसा है, लेकिन हाँ ये रिवर्सिबल को अगर इरिवर्सिबल बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दो, इज इट क्लियर? तो कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, इज इट क्लियर, डन। तो आपने लिख लिया है, नहीं लिखा तो मैं बता दूं। नोट का पहला पॉइंट क्या था, नोट का पहला पॉइंट था रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन। अब ये क्या आया, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन, क्लोरीन 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 आयन, क्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसमें पूरा लिखो बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन क्लोरीन ज्यादा है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर नीचे लिखे डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज एक्सप्लोसिव, हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करते भी, ठीक है, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज एक्सप्लोसिव, डायरेक्ट सेलेक्टिविटी सूत्र में स्टेट ज्यादा, Br2 बहुत ज्यादा, I2 बहुत ज्यादा, सेलेक्टिविटी आयोडीन की ज्यादा, ठीक है। और प्रैक्टिकल वैल्यूज की आपको जरूरत नहीं है, आप अभी ऐसे ही याद रखें, सेलेक्टिविटी आयोडीन की ज्यादा, थोड़ा और बड़ा लेवल करेंगे तो क्या आएगा, आयोडीन की किलो। डन। अगला पॉइंट लिखते हैं, आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आयोडीनेशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इट कैन बी मेड इररिवर्सिबल, अगर आपको इसे इररिवर्सिबल बनाना है तो कैसे हो सकता है, इट कैन बी मेड इररिवर्सिबल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बोलो, HClO4, HiO4 या ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 बोले, इट कैन बी मेड इररिवर्सिबल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब आई जो समान लाइफ कॉमन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी जानने वाले की दुकान है, मतलब ससुराल पक्ष की किसी की दुकान है, तो इररिवर्सिबल, तो मां बेइज्जती हो जाएगी, मानी जाएगी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इररिवर्सिबल, और अगर नहीं है एजेंट वो कैसा प्रोसेस है, बोलो क्लियर है, टाइम बोलो, चलिए ठीक है, आज इतना रखते हैं, बाकी कल आपका एल्कीन फिनिश हो जाएगा, एल्कीन एल्केन शुरू 2-3 बच्चों का था यार, रह गया था, कर्मो नहीं हो पाया शुरू, बट हाँ वो इलेक्शन है आपको मालूम होगा ना, उसमें ड्यूटी भी थी थोड़ी, लेकिन हाँ मैं आज नहीं तो कल से 100% शुरू कर दूंगा, थर्मो भी। 1-2 बच्चों का GRM वालों को आया है मैसेज कि उनके 5 चैप्टर आ रहे हैं, उन्हें दोबारा करना है, मैंने कोचिंग आ जाओ, और बाकी लोगों से मैं कह रहा हूँ जितने ऑनलाइन बैठे हो अभी या ऑफलाइन हो, सब लोग कोशिश करो भैया ऑफलाइन आ जाओ, तो हम यहाँ बैठ के यही स्टार्ट कर देते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, चाहे आपका थर्मो है, आईनेक है, जो भी है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ आओगे तो ज्यादा कोई इंटेंशन नहीं जाएगी। 1-2 बच्चों को मैसेज आया था नोट्स के लिए, तो मैंने उनसे भी ये कहा ठीक है यार, जितनों का आ रहा है मैं नोट्स आपको फिजिकल कोड सेट करा दूंगा, यही दे दूंगा, आप मुझे बस चैप्टर के नाम बता दो, 2 के मुझे आ गए हैं, आईने के इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स के लिए बच्चों ने कहा है, और एक हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। 150 मीटर दे दिया है यार, क्या बात कर रहे हो, दोबारा चाहिए तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन ऑफलाइन आने का स्टार्ट करो बच्चों। अब 1-2 बच्चों को मुझे पता बहुत दूर रहते हैं, आप नहीं आ सकते ऑफलाइन, एक जो भी बहुत दूर से आते हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग ऑफलाइन आओ, और जो बहुत दूर से आते हैं किसी बच्चे से कह दो, क्योंकि हार्ड कॉपी इज ऑलवेज बेस्ट, फोटोस्टेट कॉपी इज ऑलवेज बेस्ट, उससे आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। चलो कल ले आऊंगा, थैंक यू सर। हाँ मोस्ट प्रोबेबली आज शाम, Thank you, sir. आज तो नहीं, आज